नमस्कार साथियों, सिविलमेट आईएसपीसीएस में आपको स्वागत है। आज पॉलिटी सीरीज का पार्ट 4 हम करेंगे। इस इस क्लास से पीसीएस 2026 पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन है 76 कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। कह रहा है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है, वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है? जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, जो व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसके बारे में बात कर रहा है। देखो, इंडिया की धर्मनिरपेक्षता जो है, ठीक है, वो वेस्टर्न का सेकुलरिज्म और जो इंडियन सेकुलरिज्म है ना, उसमें अंतर है, ठीक है? अंतर क्या है? जो पश्चिम का जो धर्मनिरपेक्षता है ना, वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है, वो बिल्कुल, ठीक है, अलग है, कि मतलब अलग करता है कि पॉलिटी अलग रहेगी, मतलब राज्य व्यवस्था अलग रहेगी और धर्म अलग रहेगा। राजनीति अलग, धर्म अलग, बिल्कुल पृथक्करण, ठीक है? लेकिन भारत का क्या है कि भारत जो है ना, ये भारत का मॉडल है कि भारत ना सकारात्मक हस्तक्षेप वो करता है, ठीक है? सकारात्मक हस्तक्षेप करता है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है, वो तो इस मामले में सही है कि नहीं करता, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भारतीय धर्म व्यवस्था का जो मॉडल है, वो व्यक्ति और अल्पसंख्यक समाज दोनों को धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है, जैसे कि हमें मूल अधिकार में पढ़ा है कि दोनों से संबंधित है। तो इसके दोनों आंसर हो जाएँगे, ठीक है? तो ध्यान रखना, ठीक है? तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में, ठीक? 1 मिनट। देखो, ये जो है ना पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता, ठीक है? इसमें रिलीजन और स्टेट को बिल्कुल अलग करता है। यहाँ क्या करता है? प्रति सम्मान, मतलब राज्य का, पहले तो कहता है राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है? दूसरा, ये समान दूरी सभी धर्मों से रखता है राज्य, और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखता है, ठीक है? समान सम्मान, सबका सम्मान है, समान सम्मान रहेगा। राज्य का धर्म से सम्मान, सामान्यतः राज्य से धर्म दूरी रखेगा यहाँ पर। यहाँ क्या करता है? आवश्यकता पड़ने पर जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है? इसका उद्देश्य है स्टेट को धर्म से अलग करना, इसका उद्देश्य है सभी धर्मों के बीच समानता रखना, कि सभी धर्म समान रहे, ठीक है ना? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता अलग है, ठीक है? धर्म की स्वतंत्रता इसमें क्या है कि मुख्यतः व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते थे, मुख्यतः किसकी कर रहा है? व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन जब हम अ अपने संविधान के आर्टिकल 29 20 आर्टिकल 25 से 28 तक देखेंगे, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि वो व्यक्ति की भी के साथ-साथ वो धार्मिक समुदाय दोनों की बात करता है, ठीक है? ये हो गया। राज्य कहते हैं कि यहाँ जो राज्य जो हस्तक्षेप करता है, वो बहुत ही मतलब मिनिमम हस्तक्षेप करेगा, ठीक है? ना के बराबर करेगा, नगण्य हस्तक्षेप है, लेकिन यहाँ पर ये करेगा वो हस्तक्षेप, ठीक है ना? सकारात्मक हस्तक्षेप वो करता है, ठीक है? उदाहरण के रूप में अमेरिका का मॉडल, फ्रांस का मॉडल, जबकि ये भारत का मॉडल जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, उसमें ये वाला हम डायग्राम बना सकते हैं कि ये इंडियन इंडियन धर्मनिरपेक्षता और ये जो है वेस्टर्न धर्मनिरपेक्षता, ठीक है? न नहीं, वेस्टर्न कह रहे हैं, गलत हो गया थोड़ा-सा, कि ये जो डायग्राम है कि यहाँ पर जो है कि राज्य और यहाँ पर धर्म, ये हो जाएगा, ठीक है? ये इंडियन धर्मनिरपेक्षता, जबकि पूर्णतः पृथक्करण जब हो जाएगा, तो ये वेस्टर्न वाला आ जाएगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है 77 का, ठीक है? 44वें संविधान संशोधन में कौन से नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं? जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत डीपीएसपी में कौन-कौन से प्रावधान जोड़े गए थे, वो दिया। तो ये हमने पहले कर चुके हैं, 42 से कितने जोड़े गए हैं, 44 से कितने जोड़े गए हैं, ठीक है? ये हम कर चुके हैं। जब व्यक्तियों और समूह के बीच आय, प्रतिष्ठा और सुविधा की अवसर की समानता, ये हमने पढ़ा था कि 38 का जो दूसरा सब क्लोज है, वो जोड़ा गया था 44वें, जबकि न्याय पाने का अवसर और निःशुल्क कानूनी सहायता जो था, वो 42 था, ठीक है? 42 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उससे जोड़ा गया, जबकि वातावरण वाला, ये पर्यावरण वाला जो जोड़ा गया था, ये 48 ए में जोड़ा गया था, 48 आर्टिकल, ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है? औद्योगिक प्रबंधन जो है, ये 43 ए आर्टिकल, ये जोड़ा गया था, ये भी 43। तो ये 3 जो जोड़े गए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़े गए थे, ये वाला जोड़ा गया था 44वें को, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 38 2, ठीक है? व्यक्ति और समूह के बीच आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधा की और अवसर की असमानता को समाप्त करने की बात करता है। 4 चीज़ की, आय की, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो, ये मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आया कि अनुच्छेद 51 एडी, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ठीक है? क्या ये ठीक है? अनुच्छेद 51 एएफ, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशील परंपरा का महत्व समझे और इसका परिरक्षण करे। फिर है अनुच्छेद 51 ए, कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। 51 ए ए एच कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ये चारों स्टेटमेंट ठीक है ना? ये चारों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसलिए 1 2 3 4 आए, तो लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको चेंज कर लेंगे हम, इसको यहाँ बना देंगे 1 2 3 4, ठीक है ना? ये ठीक हो जाएगा फिर, ठीक है? तो आगे चलते हैं। अब है कि निम्नलिखित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। ठीक है, ये व्यक्तित्व है,
ये फिर कह रहा है उपयुक्त में से कौन से सदस्य भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे? देखो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया जा चुका है इस तरह का, ठीक है? तो आप भी जो है वीडियो को पॉज़ करके थोड़ा-सा सोचना कि इसका आंसर क्या है? देखो गोपीनाथ बारदोलाई ये तो इसके नहीं थे, ठीक है? 1 को हटा देंगे, जब 1 को हटा देंगे ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो 2 और 3 इसका आंसर आ गया, ठीक है? कमला चौधरी भी नहीं थी, ठीक है? इसका मतलब के.एम. मुंशी और एन. गोपाल स्वामी अयंगर जो थे इसके सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। टोटल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित, ठीक है? ये भी ध्यान रखना, ठीक है? तो ये वाला थोड़ा सा देख लो कि प्रारूप समिति 7 सदस्य थे, ठीक है? ये नहीं थे इसके सदस्य। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। ये ध्यान रखना कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था 1947 को। इसके 14 दिन बाद हमने याद करा था, 14 दिन बाद 29 अगस्त को, ठीक है? ये हो गया। फिर इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। कुल सदस्य 7 थे अध्यक्ष समेत, ठीक है? 7 सदस्य कौन-कौन से थे कि बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, ठीक है? और ये मोहम्मद सादतुल्लाह हो गए, ठीक है? ये 2 जो मेंबर थे, ठीक? एन माधवराव और टी टी कृष्णाचारी, ये क्या हुए थे, ये बी एल मित्र, जो एन माधवराव आए थे, ये बी एल मित्र का स्थान लिया था इन्होंने, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देना पड़ा था, ठीक है? तो एन माधवराव बी एल मित्र के स्थान पर, ठीक है? मैं से मित्र, मैं से माधव, ठीक है? मित्र के स्थान पर माधव आ गए, क्यों? स्वास्थ्य कारण की वजह से। जबकि खेतान जो थे, वो खेतान की जगह कृष्णाचारी, खेतान खेतान और कृष्णाचारी, ठीक है? कृष्णाचारी के से कृष्णाचारी बनेगा। ये मृत्यु हो गई थी इनकी, खेतान की मृत्यु के बाद। तो ध्यान रखना, एक स्वास्थ्य के कारण, एक मृत्यु के कारण, तो ये चेंज कर देगा स्वास्थ्य और खेतान। तो ये 2 चीज़ याद रखना आप, ठीक है ना? अगर थोड़ा गहराई से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अब है भारतीय मूल को कितने भागों में विभाजित किया गया था? देखिए मूल संविधान में जो कितने भाग थे और वर्तमान में कितने भाग हैं, ये 2 चीज़ें आप याद रखना। तो इस क्वेश्चन तो है भारतीय मूल संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो मूल संविधान में 22 भाग थे, ठीक है? टोटल 22 भाग थे मूल संविधान। आज कितने हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने, ठीक है? कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है? 22 भाग, ठीक है? उस टाइम अनुच्छेद थे 395 और अनुसूची थी 8। आज कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची, ठीक है? जो 9वीं अनुसूची कब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ी वो बताना, 10वीं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ी वो बताना, 51 जो 11 बनी वो बताना और 12वीं बनी वो बताना है। ये हम पढ़ चुके हैं इससे पिछली क्लास में, जो नहीं जिसने नहीं देखी वो पिछली क्लास देख सकता है, ठीक है? आज कितने अनुच्छेद है वो भी बता देना, ठीक है? कमेंट्स बॉक्स में सब बताना, ठीक है? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात कर रहा है कि इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है? संविधान सभा द्वारा 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था राष्ट्रीय प्रतीक को, ठीक है? तो राष्ट्रीय प्रतीक को 15 अगस्त को तो नहीं अपनाया गया था, ये अपनाया गया था जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? ये इस दिन अपनाया गया था, तो ये हमें याद रखनी है, 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था, ठीक है? तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा, हमें क्या करना है, सही करना है, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। देखो 3 कॉमन है तो इसका मतलब 3 तो आंसर होगा ही होगा। 4 एशियाई शेर भी मिलता है इसमें, 1 घोड़ा मिलता है, 1 बैल मिलता है, 1 हाथी मिलते हैं, ये ध्यान है ना? ठीक है? ये अशोक के शासनकाल में नहीं, शाहनाज सिंह के स्तंभ से लिया गया है, ये बिल्कुल सही है, 2-3 तो बिल्कुल सही है, ठीक है? बात करते हैं प्रतीक के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा है ना, वो ऋग्वेद से लिया गया है, जबकि ऋग्वेद से नहीं लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसका मतलब 2-3 इसका आंसर आ जाएगा। तो यही करता है ना, चेंज कर देता है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया, लिख दिया इन्होंने ऋग्वेद से, ठीक है? तो यही चीज़ करेगा वो। या डेट चेंज कर दी, डेट भी ऐसी डालेगा वो, ऐसा नहीं कुछ भी डेट डाल देगा, डेट ऐसी डालेगा जहाँ कन्फ्यूज हो जाए। जैसे यहाँ तो देश आज़ाद हुआ था या संविधान लागू हुआ था, तो ऐसी डेट चेंज कर दी उसने, ठीक है? तो यहाँ 15 अगस्त को ना होकर के 26 जनवरी को और मुंडको उपनिषद से ये लिया गया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है? अब ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत निम्न कौन से संगठन स्थापित किए गए थे? कौन सा संगठन 1935 का जो एक्ट था उससे गठित हुए थे? देखो प्रांतीय लोकसभा, ये तो हमने पढ़ी है, ये तो गठित हुई थी, ये तो हमें पता है, ठीक है? चुनाव आयोग जो था ये तो 1950 में गठित हुआ है, ठीक है? 25 जनवरी को, ये तो 25 जनवरी को 1950 में गठित हुआ, ये तो हमें पता है। तो ये दूसरा ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, आंसर खुद आ गया। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड कि आपको कौन-सी जानकारी पता है उससे आप निकालो, ठीक है? अगर मान लिया आपको चुनाव आयोग की नहीं पता था, अब आपको पता रिज़र्व बैंक, तो रिज़र्व बैंक को तो हम पढ़ते हैं, जो कि 1935 में गठित हुआ था, ठीक है? तो ये 3 और इसका तो पता है, ठीक है? 1 और 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ये हो गया, ठीक है? अब देखो एक चीज़ बताओ, जो रिज़र्व बैंक था वो कब गठित हुआ था? उसका हेडक्वार्टर कब चेंज हुआ था? ये देखते हो। देखो ये 1 अप्रैल 1935 को गठित हुआ था, स्थापित जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट था 1934, तो ध्यान रखना है एक्ट 1934 था। ये कह देगा कि रिज़र्व बैंक की स्थापना जो है एक्ट 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई, तो हम गलत कर देंगे, नहीं 1 ये 1934 एक्ट था, ठीक है? दूसरा, इसका राष्ट्रीयकरण 49 में किया गया था, ठीक है? ये वाली डेट याद रखना, ठीक है? इसका मुख्यालय जो था वो प्रारंभ में तो कोलकाता था, लेकिन
बाद में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। प्रारंभ में कोलकाता, लेकिन 1937 में मुंबई आ गया है। तो ये कह देगा क्वेश्चन में कि इस आरबीआई का जो मुख्यालय शुरू से ही मुंबई में है, तो हमें ध्यान रखना शुरू में तो ये कोलकाता में था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। गवर्नर थे इसके पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वहाँ यहाँ भी कंफ्यूज कर सकता है कि पहले भारतीय गवर्नर या पहले आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे, तो ये गलत हो जाएगा। पहले आरबीआई गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ थे, ठीक है, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। तो थोड़ा सा ना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों का, वो इंटरचेंज करता है, वो चेंज करता है, डेट को चेंज कर देगा, वो कॉन्सेप्ट को चेंज कर देगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या आप मुझे एक भी देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए, ये किसने कहा था, ये कथन किसका था? तो ये कथन जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, ठीक है। ये कथन किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, पीवाई की, ठीक है, ठीक है, पीवाई की वही। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। तो ये सही है। देखो हमने पहली इस सीरीज का पहला जो सेशन था, ये पहली क्लास थी, उसमें ही इसको डिस्कस किया था, ये पहला ही क्वेश्चन था। तो जिसने ना देखो वो क्लास देख लेना, ठीक है। तो ये संविधान सभा जो था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही बनी थी, ये बात सही है, वहाँ भी पढ़ लिया था हमने। वहाँ क्वेश्चन था माउंटबेटन था, कि माउंटबेटन योजना के तहत आधार पर हुआ था, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए थे, ये हमने पढ़ लिया था। संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए थे, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें सही पूछ रहा है तो दो तो गलत हो जाएगा, तो जब दो गलत हो जाएगा ये खत्म, आ गया आंसर ए, ठीक है। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे? तो कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को नामांकन संबंधी शासक द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है, नामांकन हुआ था उनका, उनका चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार है। बिल्कुल हमने पढ़ा था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, वो जो है वो क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्तुत हुआ था वो बाद में जाके प्रस्तावना बना, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो ये तो ठीक है, ये 13 दिसंबर को जो है इसका जो है प्रस्ताव आया था, रखा गया था। 22 जनवरी मतलब अगली साल जो 22 जनवरी को ये स्वीकार कर लिया गया था। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ये क्वेश्चन ये हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। ये पढ़ लेना, आप पहली क्लास देख लेना जिसने ना देखी हो। ये भी हम पहले समिति जो थी समिति, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी हमें पता है, ठीक है। जो यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये सरदार पटेल, ये भी सही है। सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी, सरदार पटेल, ये भी सही है। तो इसके ऑप्शन सभी 4 सही है, ठीक है। पहले पढ़ चुके हैं इसलिए अब डीपली नहीं पढ़ रहे हैं इसको हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अभी तो हमने करा था, हाँ भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका मतलब जिसमें एक नहीं है वो हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी हमने पढ़ रखा है, संवैधानिक सलाहकार थे। तो दूसरा जो है जिसमें दो ना हो वो हटा दो, ये खत्म, ठीक है। संविधान का अंतिम प्रारूप जो था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अकेले तैयार किया था। देखो ये बात तो सही नहीं, अकेले नहीं है। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि मैक्सिमम काम बी आर अम्बेडकर ने किया था, ठीक है। तो ये हो गया कि मैक्सिमम काम किया था लेकिन अकेले नहीं किया था। तो ये तो स्टेटमेंट 3 तो गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, तो ये आंसर इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट जो बनाया था वो अकेले इन्होंने नहीं बनाया था, ठीक है। तो लेकिन मैक्सिमम योगदान इनका ही था, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। 88 क्वेश्चन नंबर 88 कौन सा सही पूछ रहा है, इसमें कौन सा सही है, ठीक है। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है सोवरेन बॉडी नहीं है, ये कह रहा है, ठीक है। नहीं थी मतलब नहीं थी, ठीक है। जबकि सही पूछ रहा है तो वो तो थी, सोवरेन बॉडी थी, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है संविधान सभा ब्रिटिश संसद द्वारा बनाई गई थी। देखो संविधान सभा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी, ये नहीं थी, ठीक है। संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित हुई थी, परंतु स्वतंत्रता के बाद संप्रभु निकाय बन गई, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। संविधान सभा केवल संविधान बनाने तक सीमित ही नहीं, केवल संविधान बनाने तक सीमित नहीं थी, तो इसका सी आंसर है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो इसमें क्या विचार करना है, सही उत्तर का हमें चयन करना है। संविधान सभा संविधान निर्माण के अतिरिक्त विधायिका के रूप में भी कार्य किया, बिल्कुल। जब तक नई संसद के चुनाव ना हो गए, नई सरकार गठन ना हो गया, ठीक है, तब तक जो है संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अतिरिक्त विधायिका के रूप में कार्य किया था। तो ये बात हमने पहले भी पढ़ ली है। संविधान सभा के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए थे। देखो ये हमने पहले पढ़ लिया है कि ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे नहीं हुए हैं, ठीक है। ये इलेक्शन जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से हुए हैं, ठीक है ना। प्रत्यक्ष रूप से हुआ तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। जब ये गलत हो जाएगा तो 2 आंसर यहाँ से 2 वाला कट जाएगा, तो इसका ए आंसर आ जाएगा। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 90, ठीक है। अब है ये भी हम लोग कर चुके हैं
किस संविधान के स्रोत कि मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल जो राइट्स है, वो यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। डीपीएसपी आइलैंड से लिया गया है, ये भी हमने पढ़ लिया है पिछली क्लास में, ठीक है। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्ति है, वो कनाडा से ली गई है। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्ति है, वो तो हमने शायद ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। जबकि आपातकालीन शक्ति हमने दक्षिण अफ्रीका से ली, ये बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर सी आएगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्ति जो ली थी, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। नहीं, नहीं, गलत हो रहा है ये कि आपातकालीन, हाँ, आपातकालीन जो प्रावधान थे जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ठीक है। थोड़ा-सा यहाँ कन्फ्यूज़ जो कनाडा की अवशिष्ट शक्ति है, वो उससे ली केंद्र की अवशिष्ट शक्ति कनाडा से ली गई है, ठीक है। एक बार मैं इसको कन्फर्म करता हूँ। देखो, ये जो है ना, ये जो केंद्र की अवशिष्ट शक्ति है, कनाडा से ली गई है, जबकि समवर्ती सूची ली गई है हमने ऑस्ट्रेलिया से। आपातकालीन शक्ति जो है ये जो ली गई है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ठीक, जबकि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, ये ध्यान रखना। थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़्ड हो गए थे, ठीक है ना? ये याद रखना। अब ये देखो, पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं कि ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीयता, विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली हमने ली है, ठीक है। यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने लिया है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिए हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में नामांकन लिया है, ठीक है। राज्यसभा में नामांकन यहाँ से लिया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा में के सदस्यों का निर्वाचन जो है, साउथ अफ्रीका से लिया है, नामांकन लिया आयरलैंड से। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है, ठीक है। कनाडा का सशक्त केंद्र कहते हैं को, जहाँ भी केंद्र सशक्त हो रही है, वो प्रावधान लिया हमने कनाडा से। जैसे अवशिष्ट शक्ति है, कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता भी ली है, ठीक है। जर्मनी का वाइमर जो संविधान था, वो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को स्थगन, ये हमने लिया है, ठीक है। यूएसएसआर से, रूस से मौलिक कर्तव्य, न्याय जो लिए हैं, वो हमने वहाँ से लिए हैं, ठीक है। फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हमने लिए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जबकि यूएसए से विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये हमने वहाँ डिस्कस भी कर लिया था पिछली क्लास में। भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध हमने लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये है निम्नलिखित में से किससे समानता पाई जाती है, निम्नलिखित में से किससे समानता पाई जाती है? संघ राज्य संबंध में समानता, देखो संघ राज्य संबंध की बात कर रहा है, तो समानता किस में पाई जाती है, ठीक है। संघ राज्य से संबंध है, देखो ऑस्ट्रेलिया संविधान, कनाडा संविधान, भारत सरकार अधिनियम, अमेरिका संविधान, ठीक है। संघ राज्य संबंध की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है 2-3 इसका आंसर है, मतलब ये कनाडाई संविधान और भारत सरकार अधिनियम। देखो संघ राज्य संबंध, ठीक है, इसकी बात कनाडा संविधान और भारत सरकार अधिनियम इनमें की गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान ये नहीं, अमेरिका संविधान तो केवल संघ की बात कर रहा होता ज़्यादा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान इससे संबंधित है ही नहीं, ठीक है। तो कनाडा और ये जो भारत सरकार अधिनियम है, संघ राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक है। ये आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये है 371 के कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है, नीचे दिए राज्यों में कौन इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो केरल इसके अंतर्गत नहीं आता। 371 को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें केरल कहीं भी डिस्कस नहीं करता, ठीक है। देखो यहाँ हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो ये ना क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में जब आता था तो काफ़ी बार मुझसे भी गलत हुआ, लेकिन फिर मैंने जब बार बार चीज़ें गलत हो रही है, याद करना हार्ड है, तो मैंने इसकी ट्रिक बना ली कि जो मुझे आज तक याद है। देखो 371A जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात है उससे संबंधित। अब बात आती है 371, ये मुझे ये ट्रिक से याद करा कि 371 है नागालैंड, 371B असम, 371 है मणिपुर, 372 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और 370 आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय, 370F सिक्किम, 370G मिजोरम, 370H अरुणाचल प्रदेश, 370I गोवा, J कर्नाटक। इसको मैंने ऐसे लिखा, नामा समग के, ठीक है। अब देखो एन से 371A नागालैंड, ठीक, 371B असम, ठीक है, 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश के साथ हमने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना लिखा है। अब यहाँ हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो ई है ना वो भी इसी से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, कि ई जो है आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय से संबंधित है। अब जो एस है, ऐसे सिक्किम, ठीक है, जो सिक्किम है, ठीक है, नामा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और अब है हमारा कितना हो गया, डी हो गया, और हमारा ई हो गया। ई जो है, थोड़ा गलती हो रही है, 1 मिनट, हाँ, ना, ठीक है, गलती नहीं है, ये थोड़ा एपी का मैंने आंध्र प्रदेश पढ़ लिया, इसमें वो अरुणाचल प्रदेश पढ़ लिया, एपी आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। अब बात आती है जो एफ है, ई के बाद क्या था, एफ क्या है, सिक्किम, ठीक है। एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा, जी है मिजोरम, ठीक है। जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, एच क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ये देखो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जी एच, आई के है गोवा, और के, ठीक है, आई जे जे,
ठीक है, जी आएगा इसके बाद। तो ये देखो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट चल रहे हैं और ये जो है स्टेट चल रहे हैं, ठीक है? ये क्या हो गया, स्टेट हो गया और ये इंग्लिश हो गया। तब देखो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक है? अब ए नागालैंड, बी क्या हो गया, असम हो गया, सी मणिपुर हो गया, डी आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, ई आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय हो गए, एफ सिक्किम हो गया, जो सिक्किम हो गया, जी मिज़ोरम हो गया, एच जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया, आई गोवा हो गया, जे कर्नाटक हो गया। तो इसका ये हो जाएंगे 371 ए, 371 बी, सी, डी, इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है? ये याद रखना, ये ट्रिक है मेरी, जो मेरे मैंने खुद ने बनाई थी, बार बार मैं बोलता था इस चीज़ को, ठीक है? देखो इस चीज़ को, ये चीज़ जो है पहले कर चुके हैं, ठीक है? तृतीय अनुसूची, इसका आंसर आप देना वैसे, ठीक, कमेंट बॉक्स में खुद से सोचो, सारे क्वेश्चन को ना खुद से करने की सोचो और देखो कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है? तृतीय अनुसूची, ठीक है? तो तृतीय अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? देखो हमने क्या करा था, पहली पीओ के बारे में करा था, पीओ, तो ओ से ओथ आता है, तो तृतीय अनुसूची 2 और 3 में हमारी कंफ्यूजन हो रही थी ना, तो ती से ओथ आता है, ओथ क्या शपथ, ए का 2, तो ए का 2 कहाँ पर है? ए का 2 तो एक में ही है, तो ये तो सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है? अब चतुर्थ अनुसूची क्या है? ठीक है, चतुर्थ अनुसूची जो है वो राज्यसभा है, ठीक है? राज्यसभा या 7वीं बोल लो, 8वीं बोल लो, 8वीं भाषाएँ होगी, 7वीं जो है ये क्या नाम, जो सूचियाँ होगी वो हो गई, ठीक है? चौथी अनुसूची राज्य विधान परिषद या राज्य विधानसभा है ये, ठीक है? ये ध्यान रखना, राज्य विधानसभा, तो यह विधानसभा, विधान परिषद, ये हो चतुर्थ हो गई, ठीक है? तो ये हो गया हमारे 2, 1, 4, 3 आंसर, ठीक है? आगे चलते हैं। ये अब 10वीं अनुसूची के बारे में क्वेश्चन है ये, ठीक है? 10वीं अनुसूची जो है कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इससे पहले भी हमने डिस्कस करा, आपको सोचने के लिए कहा गया था। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है? कि आप इसको बताएँ, ठीक है? 10वीं अनुसूची 52 बिल्कुल सही ठीक है? 11वीं अनुसूची 73 में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? तो इसमें दोनों आंसर सही है और सही पूछ रहा है, तो ये सी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? सी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है? बात आती है 95 की। देखो 95 में कह रहा है आर्टिकल 13, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, लॉ में अध्यादेश भी सम्मिलित होता है, बिल्कुल लॉ में अध्यादेश भी आ जाते हैं, ठीक है? लॉ में अध्यादेश आ जाता है, पहला सही है, ठीक है? सही पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं ये हो जाएगा, ठीक है? अनुच्छेद 13 संविधान संशोधन पर भी लागू होता है। देखो अनुच्छेद 13 जो है संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता। हमने इससे पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आपसे बोला था कि ये सही है, गलत है। तो आप ध्यान रखना कि संविधान संशोधन पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होता। और दूसरा हमने क्वेश्चन करा था कि क्या मूल अधिकार, कि ऐसा संविधान, कोई वो संविधान संशोधन जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ऐसे ऐसे संविधान संशोधन को क्या आर्टिकल 13 के तहत खत्म करा जा सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। नहीं कर सकता खत्म, ठीक है? तो ये इस पर लागू नहीं होता, संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता। आर्टिकल 13 जो है केवल संविधान लागू होने के बाद बने कानून पर लागू होता है, तो ऐसा नहीं है। संविधान से पहले और संविधान के बाद बने कानून दोनों पर लागू होता है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है? ये भी गलत हो जाएगा, इसका ए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? इसका ए आंसर आ जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं, ठीक है? 96, ठीक है? अब है कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अधिकार प्रदान करता है? तो देखो हमने क्या करा था कि ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखे थे 15, 16, 19, 29, 30, ये भी आर्टिकल है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें कौन कौन से है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो फोर्थ हटा लो, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है? 15, 16, 19, 29 ये आर्टिकल है जो भारतीय, न केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक? आगे चलते हैं। 97 क्वेश्चन नंबर है। देखो 97 क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बारे में बात कर रहा है, जो कि पिछली कक्षा में हमने डिस्कस करा है कि दोनों के अंतर्गत पांचों प्रकार की रिट जारी की जाती है, की जा सकती है, बिल्कुल सही है, ठीक है? बोथ आर्टिकल्स के तहत 5 टाइप्स ऑफ रिट कैन बी इश्यू, ठीक है? ये बिल्कुल सही है, कल पढ़ा था। जो आर्टिकल 226 है उसका जो क्षेत्राधिकार है वो आर्टिकल 22 से व्यापक है, ये हमने भी देखा था, व्यापक किसका है? 226 का। क्यों? क्योंकि जो है कि ये जो 226 के तहत मूल अधिकार और अन्य अधिकारों के जो है उल्लंघन होते हैं, पर हम 226 जे के तहत रिट जारी कर सकते हैं, जबकि 32 में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं? केवल मूल अधिकार, तो इसमें ये भी सही है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है? सही पूछ रहा है, तो इसके तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है? ये फंडामेंटल राइट है खुद में इटसेल्फ, ठीक है ना? 98 क्वेश्चन, ठीक है? अब ये है कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से, देखो समानता के अधिकार में हमने डिस्कस किए थे, ठीक है? 14, 15, 16, ठीक, 17, 18, ये सब जो समानता के अधिकार में आते हैं, तो इसका आंसर खुद ही आ रहा है, ये रहा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, ठीक? 98 हो गया। अब है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अनुच्छेद व्यक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है? अभी डिस्कस हमने किया था कि केवल इसमें 32 में तो केवल सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करती है, अनुच्छेद इसमें उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है, दोनों सही है ये, कि इसमें हाई कोर्ट को देता है, ठीक है? तो दोनों सही है, ठीक है ना? ये देख लेना, सही पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, ये गलती ना कर देना, ठीक है?
अब है कौन-सा अनुच्छेद सहकारी समितियों से संबंधित है? देखो सहकारी समिति 43 बी में है, ठीक है? 43 बी में है सहकारी 3, ठीक है? तो ए इसका आंसर है, ठीक है? 97 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, ठीक है? हमने 42 पढ़ लिया था, हमने जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ लिया था और ये 97 भी है, ठीक है? 97 और जो ठीक है, जो शिक्षा वाला है संविधान संशोधन वो भी जो है डीपीएसपी 4 तरह के संशोधन 4 संशोधन हुए थे इसमें, ठीक है? अब ये 101 क्वेश्चन है, ठीक है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं आए, देखो ये हमने पढ़ लिया है। तो आप कोशिश करो ये अगर आपको मैक्सिमम लाभ लेना है इस क्लास का, अगर आपको प्रीटी क्लियर करना है और अच्छे नंबरों से करना है ना, तो आप ये करो कि खुद से पहले सोल्व करो क्वेश्चन, ठीक है? खुद से पहले सोल्व करो और फिर आंसर दो और फिर देखो कि हम हमारी थिंकिंग सेम मैच कर रही है। देखो मेरा जो अनुभव रहा है, मेरा 100 हर बार 100 प्लस क्वेश्चन नेट क्वेश्चन का अनुभव रहा है, ठीक है? तो मेरी थिंकिंग अलग होगी, हो सकता है आपकी थिंकिंग अलग हो। अगर इस सेम क्वेश्चन में मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग मैच कर जाती है, ठीक है? तो इसका मतलब हम दोनों सेम सोच रहे हैं, ठीक है? क्या होता है ना थिंकिंग का ही वो है बस, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए कैसे सोच रहा हूँ, आप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए कैसे सोच रहे हो, ठीक है? अगर हम दोनों सेम सोचने लगोगे तो आप भी 100 प्लस पहुँच जाओगे, ठीक है? तो थोड़ा ना सोचो, समय लो, आंसर दो, ठीक है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये हमने कहा था डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है? कोर्ट द्वारा, जबकि फंडामेंटल राइट है, तो वो देखो करता कैसे है? फंडामेंटल राइट है, हम क्या फ्लो में क्या कर देंगे इसको राइट भी कर सकते हैं कि भाई हाँ, हमने तो पढ़ा है, लेकिन हमें ये बाद में ध्यान आता है, अरे यार ये तो फंडामेंटल राइट की बात होती है, फंडामेंटल राइट में होता है ऐसा तो ये नहीं है, ये बात सही है कि परिवर्तनीय है। संविधान के भाग 4 में इसे रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है। भाग 3 में तो फंडामेंटल राइट है, ठीक है? तो ये भी सही है, ठीक है? इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो आप ये जो आपको गोला करना है, जहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, वो है परिवर्तनीय नहीं है पर, भाग 14 पर, ठीक है? इस पर सामाजिक आर्थिक, क्योंकि हो सकता था यहाँ क्या देता है वो राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक है? वो इस तरह से ही बनाएगा, ठीक है? अब तो ये हो गया हमारा, इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना बिल्कुल सही है, ठीक है? तीनों ऑप्शन ये सही है और सही पूछ रहा है। अब देखो ये क्या होगा, ठीक है? कि राजनीतिक जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स करता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना फंडामेंटल राइट करता है, ठीक है? परिवर्तनीय जो है उसमें वो फंडामेंटल राइट है, ठीक है? जो भाग थर्ड है वो फंडामेंटल राइट है। तो थोड़ा-सा ना इस पर थोड़ा-सा सतर्क रहना, ठीक है? कि फंडामेंटल राइट की चीज़ें यहाँ डाल सकता है, ठीक है? ये क्वेश्चन कर सकता था, वो यहाँ डाल सकता था, यहाँ नहीं को हटा सकता था, यहाँ पर वो राजनीतिक लोकतंत्र लिख सकता था, ठीक है? फुल ऑफ फ्लो हम कर देते हैं, ठीक है? ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि हमने डिस्कस भी कर लिए हैं कल, ठीक है? पिछली क्लास में, तो आप पिछली क्लास एक बार देख लेना और अगर आपको यहाँ पढ़ने हैं तो वीडियो को पॉज़ करना और इस जो है देख लेना, ठीक है? ये है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आर्टिकल 44, ठीक है? 39, 39 क्या है? ठीक है? 39 देखो ये 39 ए है जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। 39 इसमें बहुत हमने जो है 4 5-6 जो है करी थे। 39 ए में क्या आजीविका की बात करता है, भौतिक संसाधनों का सबको समान वितरण होना चाहिए, धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, समान पे मिलना चाहिए ठीक है? सभी को समान पे मिलना चाहिए, बच्चों के लिए, ठीक है? श्रमिकों के लिए बात कर रहा होता है, ठीक है? ये हमने पिछली क्लास में बात करी थी, ठीक है? आर्टिकल 40 तो पंचायत वाला होता है, ठीक है? आर्टिकल 48 जो था वो कृषि और पशुपालन का से संबंधित है, जबकि 48 ए जो परिवहन से संबंधित जो कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लगा था, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ठीक है? 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण की करता है। 50 जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण करता है। 51 ए जो है जो 51 है वो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अवृद्धि की बात कर रहा होता है, ठीक है? ये है। अब ये देखो इसमें क्या है ना, इसमें सही पूछ रहा है, ठीक है? 39 है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहा होता है, सही है। ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 मतलब जो है विलेज पंचायत आर्टिकल 40, 43 बी सहकारी समिति, ठीक? यहाँ 43 ए ना कर दे बस, 43 ए अलग चीज है, श्रमिकों की बात कर रहा होता है, वर्कर की बात कर, 48 ए जो है परिवहन संरक्षण की बात कर रहा है। चारों सही है, ठीक है? चारों सही है, ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है? ठीक है? तो ये आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? तो आप ध्यान रखना इस क्वेश्चंस को, इस सीरीज को अगर मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हो तो आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहो, ठीक है? और ये जो हम करा रहे हैं लगभग आपके 300 क्वेश्चंस बैठे हैं, इन 300 क्वेश्चन में आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, पॉलिटी बिल्कुल कवर हो जाएगी, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? 300 का मतलब पता क्या होता है? 300 का मतलब है आप ये समझो हर एक क्वेश्चन में बहुत जानकारी आ रही है, बहुत जानकारी आ रही है। इसका मतलब आप ये समझो कि आप 5-6 गुना क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है? मतलब 1500, 2000 के आस-पास आप क्वेश्चन कर ले रहे हो इस तरह से, ठीक है? तो इस
इसको मैक्सिमम आपको फ़ायदा लेना है तो खुद से करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर एक काम थोड़ा कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।